नमस्कार, मैं सौरभ। आज हम मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य को समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में जो अंतिम वंश था लोधी वंश, उस लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, उनकी हत्या बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में कर देंगे, जिसके बाद भारत में बाबर मुगल साम्राज्य की नींव रखेंगे 1526 में। तो आइए आज हम मुगल साम्राज्य को पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है मुगल साम्राज्य। तो देखिए, मुगल साम्राज्य में हम जब सबसे पहले जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो है संस्थापक। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? आप बता देंगे बाबर। और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की? 1526 ईस्वी में, जब पानीपत का पहला युद्ध बाबर जीतेगा। इसके बाद देखिए, मुगल साम्राज्य की जो दरबारी भाषा है वो क्या है? फारसी, या मैं इसे कह सकता हूं पर्शियन। तो पर्शियन या फारसी दरबारी भाषा है मुगल साम्राज्य की। तो इस मुगल साम्राज्य में हमें सबसे पहले बाबर, और फिर इसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब, ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए सबसे पहले हम जिस शासक के बारे में पढ़ेंगे वो है बाबर। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? बाबर। तो बाबर पर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए, पहला, एक तो हमें इनका पता होना चाहिए कि कब से कब तक ये शासक रहे हैं। तो ये 1526 से 1530 तक ये शासक रहे हैं, है ना। एक तो हमें पता होना चाहिए कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक है। एक आपसे पूछा जाएगा बाबर का जन्म। एक आप बाबर का और एक अकबर का, ये दो जन्म याद रखिए। बाबर का जन्म है 14 फरवरी 1483 को, और ये फरगना में है। तो 14 फरवरी 1483 को ये फरगना में इनका जन्म हुआ है। इनकी जो जीवनी है, या मैं कहूं इनकी जो आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? बाबरनामा, या हम इसे तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा किसने लिखी? तो आप बताएंगे ये खुद बाबर ने लिखी है। आप इसे बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, बाबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। तो बाबर द्वारा जो लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम जिसको पढ़ेंगे वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसमें जीत किसकी होती है? तो इसमें जीत बाबर की होती है, और इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में हत्या कर दी जाती है। और जब इसकी हत्या कर दी जाएगी तो बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखेंगे। और इनका जो मकबरा है इब्राहिम लोदी का, वो कहाँ है? पानीपत में। इसके अलावा देखिए, आपसे पूछा जाता है तोप खाने
तोप खानों का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? तो बाबर ने पानीपत के युद्ध में ही तोप खानों का प्रयोग किया है। इसके अलावा देखिए, बाबर की कुछ नीति रही है युद्ध लड़ने की। एक का नाम है तुगलुमा, और एक है रूमी पद्धति। तो रूमी पद्धति और तुगलुमा पद्धति ये युद्ध लड़ने की एक प्रकार से विधि है जिसका प्रयोग बाबर करता था अपने युद्धों में। तो हम जो समझे हो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में है, और इसी के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद देखिए दूसरा युद्ध कौन सा है? दूसरा है खानवा का युद्ध। क्या है? खानवा का युद्ध। आपसे पूछा जाएगा खानवा का युद्ध कब हुआ? आप बताएंगे 1527 में। किसके बीच हुआ? तो आप बताएंगे बाबर और राणा सांगा के बीच। तो बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है जिसमें बाबर की जीत होती है और राणा सांगा की हार होती है। ये है खानवा का युद्ध 1527 में। और देखिए इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया मेरे प्यारे बच्चों? जिहाद का। तो जिहाद का नारा बाबर ने खानवा के युद्ध में दिया था। इसके बाद जो युद्ध है वो बाबर ने जो लड़ा वो है चंदेरी का युद्ध। अब आपसे पूछा जाएगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ? आप बताएंगे 1528 में। किसके बीच हुआ? बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में। जीत किसकी हुई? बाबर की हुई। 1528 में हुआ। युद्ध का नाम है चंदेरी का। इसके बाद जो युद्ध बाबर ने लड़ा वो है घाघरा का युद्ध। और ये घाघरा का युद्ध बाबर ने 1529 में लड़ा है। और ये युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ। और बाबर और अफगानों के बीच हुआ जिसमें जीत किसकी हुई? बाबर की हुई। ये युद्ध 1529 में लड़ा गया। घाघरा का ये युद्ध कहलाता है एक ऐसा युद्ध जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया हो। तो कहने का मतलब क्या है? बाबर ने 1526 में पानीपत का, 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का, 1529 में घाघरा का। तो बाबर ने 4 साल लगातार 4 बड़े युद्ध जीते। लेकिन 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर की मृत्यु कब हुई? तो आप बताएंगे 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु हुई तो इनका मकबरा कहाँ है? तो मकबरा आपको बताना है काबुल में इनका मकबरा है। और ये काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में इनका मकबरा है। 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनकी मृत्यु के बाद इनका जो सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं है वो अगला मुगल बादशाह बनता है। तो अब हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों वो है हुमायूं। क्या है? हुमायूं ये दूसरा मुगल बादशाह है। लेकिन हुमायूं का जो शासनकाल है वो 2 चरणों में बांटा गया है। पहला है 1530 से 1540 तक, 10 वर्षों तक। और दूसरा है 1555 से 1556 तक। ठीक है, ये 2 बार क्यों है कि देखिए क्योंकि 1540 से लेकर
1555 तक, इन 15 सालों में भारत पर राज करेगा सूरी वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। ठीक है, क्योंकि 15 सालों तक हुमायूं भारत से बाहर चला जाता है, और उस समय जब ये भारत से बाहर चले जाएंगे तो फिर भारत में सूरी वंश शासन करता है 15 सालों तक। इसलिए दोबारा 1555 में भारत का मुगल बादशाह बनता है, और फिर 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो शासन काल रहा है वो दो भागों में विभक्त है, पहला और दूसरा। आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। एक याद करिए इनकी जीवनी, नाम है हुमायूं नामा। क्या है? हुमायूं नामा। आपसे पूछेंगे हुमायूं नामा किसने लिखी, आप बता देंगे गुलबदन बानो बेगम। तो गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है, जो हुमायूं से संबंधित है। गुलबदन बानो बेगम हुमायूं की एक बहन है। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखी, जबकि बाबर नामा बाबर ने एक प्रकार से, या तुजुक ए बाबरी जो हम कहते हैं, वो बाबर ने खुद लिखी है। अब हम देखने वाले हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध, कि बाबर की, अभी हमने पढ़ा था बाबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध, अब हम पढ़ेंगे हुमायूं द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चौसा का युद्ध। ये चौसा का युद्ध 1539 में होता है, और ये युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी, जो सूरी वंश के संस्थापक हैं, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है चौसा का 1539 में। इस युद्ध को कौन जीतते हैं? तो इस युद्ध को जीतते हैं शेरशाह सूरी। तो इनकी तो जीत होती है और हुमायूं की हार होती है। तो एक मुगल बादशाह हुमायूं हार गया शेरशाह सूरी से चौसा युद्ध में 1539 में। जिसके बाद जो ये शेरशाह सूरी है, इसका बचपन का नाम है फरीद, फरीद से बनता है शेरखा, और फिर शेरखा से बनता है शेरशाह सूरी। ये जो शेरशाह ये उपाधि इन्होंने इस चौसा के युद्ध के जीतने के बाद धारण की थी। तो अब हम इसे शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। अगले वर्ष एक युद्ध लड़ा गया इन दोनों के बीच में, जिसे कहते हैं बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। मेरे प्यारे बच्चों, बिलग्राम या कन्नौज एक ही बात है, किसी भी नाम से पेपर में आ सकता है। तो आपसे पूछेंगे ये युद्ध कब हुआ, आप बताएंगे ये युद्ध 1540 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? ये युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। दोबारा से दोनों आमने सामने हैं, लेकिन इस बार भी जीत शेरशाह सूरी की हुई, हुमायूं फिर हार गए। और जब हुमायूं इस युद्ध को हार गए तो हुमायूं, कहने का मतलब है हुमायूं निर्वासन की तरफ चले जाते हैं, मतलब हुमायूं भारत से बाहर चले जाते हैं। तो हुमायूं क्या है, इस युद्ध को हारने के बाद सिंध क्षेत्र में चले गए, और सिंध क्षेत्र में एक राजा है अमरकोट के, और अमरकोट के राजा का नाम है राणा वीरसाल। क्या नाम है? राणा वीरसाल। तो हुआ क्या है, जब शेरशाह सूरी से ये बिलग्राम का युद्ध हारे, तो हारने के बाद ये इन्होंने जहां पर जाकर शरण ली वो है अमरकोट के राजा, और अमरकोट सिंध क्षेत्र में आता था। तो अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के यहाँ पे जाके इन्होंने शरण ले ली, और कुछ समय ये ईरान की तरफ भी इन्होंने अपना जीवन जिया। तो 15 सालों तक ये भारत से बाहर रहे,
जब तक इन 15 सालों में सूर्यवंश ने राज किया, दोबारा 1555 में मुगल बादशाह बने हैं। देखिए 1555 में इन्होंने सरहिंद और मच्छीवाड़ा, एक सरहिंद का और एक मच्छीवाड़ा, तो 1555 में 2 युद्ध लड़े, सरहिंद और मच्छीवाड़ा का। दोनों युद्ध हुमायूं जीत जाता है, और जब ये दोनों युद्ध जीतता है तो दोबारा से भारत का मुगल बादशाह बनता है। और 1555 में जब ये मुगल बादशाह बना तो 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 56 में मृत्यु कैसे हो जाती है? सीढ़ियों से फिसलकर इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये मर जाएंगे तो 1556 में इनका पुत्र है जिनका नाम है अकबर। तो अगला जो तीसरा मुगल बादशाह बना वो अकबर है 1556 में। और इनका जो मकबरा है वो है दिल्ली में। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। ठीक है, तो ये जानकारी प्राप्त की थी हमने किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। अगला जो तीसरा मुगल बादशाह आया उसका नाम है अकबर। अब ये अकबर का टाइम पीरियड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1556 से 1605 तक। तो 1556 से लेकर 1605 तक जो भारत में मुगल बादशाह आए उनका नाम है अकबर। ठीक है, और अकबर के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जन्म। इनका जन्म हुआ है 1542 में। कब हुआ है? 1542 में। जब ये मुगल बादशाह बने तो उम्र कितनी थी इनकी? महज 14 वर्ष की। तो 14 वर्ष की आयु में मुगल बादशाह बने। लेकिन अब 14 वर्ष की आयु मुगल बादशाह बन गए हैं तो इनके जो प्रधानमंत्री थे, या मैं कह सकता हूं इनके संरक्षक, उनका नाम है बैरम खां। क्या नाम है? बैरम खां। तो आपसे पूछे बताइए अकबर का प्रधानमंत्री या संरक्षक कौन थे? तो बताएंगे बैरम खां। ठीक है, कहने का मतलब है कि अकबर जब तक 18 वर्ष के नहीं हो जाएंगे, जब तक अकबर की जिंदगी के जो महत्वपूर्ण फैसले आएंगे वो बैरम खां के द्वारा लिए जाते थे। और जैसे ही अकबर 18 वर्ष के हो जाएंगे तो बैरम खां से भी मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो बैरम खां एक प्रकार से प्रधानमंत्री संरक्षक का काम करते हैं अकबर का। आइए अब हम अकबर के बारे में समझते हैं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अकबर एक प्रकार से हम कहते हैं अकबर एक महान शासक रहा है। इन्होंने कौन कौन से काम किए तो आइए देखते हैं। एक आप याद करिए जजिया कर। आपसे पूछा जाएगा जजिया कर को समाप्त किसने किया? आप बताएंगे अकबर ने। तो जजिया कर जो सिंध क्षेत्र पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, उसके बाद ब्राह्मणों पर सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, और फिर जजिया कर को जो समाप्त करेंगे वो है अकबर। 1564 में इस जजिया कर को समाप्त करेंगे। एक आपसे पूछा जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर ने की है। इसी फतेहपुर सीकरी में मौजूद है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। अकबर की जिंदगी पर सबसे गहरा प्रभाव जिस सूफी संत का रहा उनमें एक शेख सलीम चिश्ती भी है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी है यूपी में, जिसकी स्थापना अकबर ने की है। इसके बाद देखिए अगर आपसे पूछता है आगरा का लाल किला, तो आप बताएंगे आगरा का जो लाल किला है वो भी किसने बनवाया है? अकबर ने। दिल्ली का जो लाल किला है वो बनवाया है शाहजहां ने। इसके बाद देखिए 1582 में
दीन ए इलाई धर्म की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे अकबर ने। तो पूछे बताइए दीन ए इलाई धर्म की स्थापना अकबर ने कब की? तो आप बताएंगे 1582 में। इसके अलावा देखिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? तो आप बताएंगे अकबर ने। एक प्रकार से शासन प्रणाली है मनसबदारी प्रथा। तो ये मनसबदारी प्रथा जो है ये एक प्रकार से किसने शुरुआत की? तो आप बताएंगे अकबर ने। इसके अलावा देखिए अकबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। तो अकबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन से हैं? एक आएगा पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये कब हुआ? आप बताएंगे 1556 में। जिस समय भारत का बादशाह बनता है अकबर, तो उसी समय पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। और पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। या अगर हेमू नहीं लिखा तो बता सकते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में। और अकबर की तरफ से जो सेनापति इसमें आया वो है बैरम खां। कौन है? बैरम खां। और इस युद्ध को कौन जीतते हैं? तो इसमें जीत होगी अकबर की। तो अकबर जीत जाते हैं और हेमू हार जाता है। मैं कह सकता हूं कि ये जो हेमू है मध्यकालीन भारत में एकमात्र हिंदू शासक है जो दिल्ली की गद्दी तक पहुंचा था। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए थे, जिसके बाद ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। इसके बाद इन्होंने एक महत्वपूर्ण और युद्ध लड़ा है जिसका नाम है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध। मेरे प्यारे बच्चों, हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया ये 1576 में अकबर और भारत के इतिहास के सबसे महान योद्धा जिसका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध होता है 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अकबर की तरफ से जो सेनापति गया था उसका नाम है मानसिंह। तो मानसिंह गए थे और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ। जीत किसकी हुई? कहा जाता है कि अकबर में इसकी जीत होती है। और महाराणा प्रताप के जो घोड़ा है, इसमें जो घोड़ा है उसका नाम है चेतक। तो आपसे पूछेंगे बताइए चेतक किसका घोड़ा था? बता देंगे महाराणा प्रताप का है। इनका एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। तो एक हाथी था राम प्रसाद और घोड़ा था चेतक महाराणा प्रताप के। आगे देखते हैं। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कई बार क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है कि अकबर के दरबार के 9 रत्न बताइए। हम सबके बारे में जानकारी ना प्राप्त कर हम केवल 4-5 जो महत्वपूर्ण उनके बारे में प्राप्त करते हैं। देखिए कौन कौन। एक आप याद रखिए मानसिंह को। ये अकबर के दरबार का नवरत्न है। आपसे पूछेंगे मानसिंह एक है कवि, राजदूत, सेनापति। तो ये एक सेनापति है जो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से गए थे। दूसरा देखिए, एक है टोडरमल। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? टोडरमल मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये राजस्व या मैं कह सकता हूं एक प्रकार से वित्त मंत्री।
तो इनका जो संबंध है वो राजस्व वित्त मंत्री, कह सकते हैं कि भूमि सुधार से भी इनका संबंधित रहा है। इसके अलावा देखिए एक है अबुल फजल, क्या नाम है, अबुल फजल। अब अबुल फजल ने अकबरनामा, अकबरनामा या इसे हम कह देते हैं आईने अकबरी। तो अकबरनामा या आईने अकबरी की जो रचना है ये अबुल फजल ने की, जो इसके दरबार के नौरत्नों में ही शामिल है। इसके अलावा देखिए एक आप याद रखिए फेजी, फेजी भी इनके नौरत्न में शामिल है। एक आप याद रखिए बीरबल, जिनके बचपन का नाम महेश दास है, बचपन का नाम महेश दास है, ये भी इनके नवरत्नों में है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है उनका नाम है तानसेन, क्या नाम है, तानसेन। तो अकबर के दरबारी संगीतकार या अकबर के नवरत्नों में जो शामिल है वो है तानसेन। और तानसेन का संबंध किससे है, संगीत से। इन्हें कहा जाता है संगीत का सम्राट। तो संगीत का सम्राट तानसेन या इनके दरबारी का प्रमुख संगीतकार थे तानसेन, अकबर के दरबार के। इस प्रकार से आपसे ये नवरत्न भी याद करने होते हैं कुछ। और देखिए अकबर की मृत्यु कब हुई, अकबर की जो मृत्यु है वो 1605 में हो जाती है। और जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो इनका जो मकबरा है वो मकबरा है सिकंदरा में। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, सिकंदरा में। और सिकंदरा कहाँ है, आगरा। अगर पेपर में आगरा दिया है तो आप आगरा करेंगे, अन्यथा आप करेंगे सिकंदरा में इनका मकबरा है। और जब ये अकबर की मृत्यु हो जाती है तो अकबर की मृत्यु के बाद इनका पुत्र, जिसका नाम जहांगीर है, जिसे सलीम के नाम से जाना जाता है, ये नंबर 4 पर मुगल बादशाह बनेंगे अकबर के बाद। एक महत्वपूर्ण जानकारी और आप याद कर सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो अकबर के समय हुई थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड में बनी थी, जिसने भारत पर शासन किया है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी तो उस समय भारत का बादशाह अकबर है। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में जब भारत आएगी तो उस समय मुगल बादशाह कौन होंगे, जहांगीर, क्योंकि 1605 में मुगल बादशाह बन गए थे जहांगीर। कंपनी आई थी 1608 में। अब आएंगे जहांगीर। तो अगले मुगल बादशाह जो है वो जहांगीर है। और जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 से लेकर 1627 तक इनका शासनकाल रहा है। जहांगीर पर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इनके बचपन का नाम बताइए, तो इनके बचपन का नाम है सलीम। और इनकी जो बेगम है, जब मैं कहूँ इनकी जो पत्नी है, उनका नाम है नूरजहाँ। क्या नाम है प्यारे बच्चों, नूरजहाँ इनकी बेगम का नाम है, जबकि इनके बचपन का नाम है सलीम। देखिए जहांगीर को सबसे ज़्यादा जो याद किया जाता है वो किया जाता है इनकी न्यायिक जंजीर के लिए। तो जहांगीर को सबसे ज़्यादा इनकी न्यायिक जंजीर के लिए इन्हें याद किया जाता है। एक जंजीर लगी थी सोने की, जिस पर कुछ घंटे लगाई गई थी। कहते हैं अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो इन घंटे को बचाकर, ताकि जो राजा है जहांगीर, उन तक ये बात पहुंचाई जा सके कि जब जो प्रजा है उसके साथ अन्याय हुआ है तो फिर वहाँ पे न्याय होता था। ठीक है, तो न्यायिक जंजीर के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं या उनको याद किया जाता है जहांगीर को। इसके अलावा देखिए जहांगीर का जो शासन काल है वो चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। तो अगर आपसे पूछते हैं चित्रकला का स्वर्णकाल किस मुगल बादशाह का, तो बताएंगे जहांगीर का। इसी प्रकार जो अकबर है,
अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का सवर्ण काल है। तो ये हिंदी साहित्य का सवर्ण काल कहलाता है अकबर के शासनकाल को। इसके अलावा देखिए, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, तो भारत आई है तो उस समय भारत का जो बादशाह है वो है मेरे प्यारे बच्चों जहांगीर। तो जिस समय कंपनी बनी है उस समय भारत का बादशाह अकबर है, लेकिन जब कंपनी भारत आएगी तो उस समय भारत का बादशाह है जहांगीर। क्योंकि कंपनी जो है ये 1608 में भारत आती है, और जो पहला अंग्रेज समुद्री मार्ग से भारत आएगा उसका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ये पहला अंग्रेजी व्यक्ति है जो समुद्री मार्ग से भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में एक अंग्रेजी व्यक्ति और है जिसका नाम है टॉमस रो। क्या नाम है? टॉमस रो। ये सभी अंग्रेजी व्यक्ति जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। इसके अलावा देखिए, जहांगीर पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है, जो सिखों के 5वें गुरु हैं, 5वें सिख गुरु कौन है? तो उनका नाम आ जाता है गुरु अर्जुन देव। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी देने वाले जो मुगल बादशाह हैं, उनका नाम क्या है? आप बता देंगे जहांगीर। तो जहांगीर ने ही सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो जहांगीर पर आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आप ये याद कर सकते हैं कि जहांगीर का जो मकबरा है वो मकबरा है लाहौर में, और लाहौर में कहाँ है? तो लाहौर में शाहदरा में मौजूद है इनका मकबरा। ठीक है, और जहांगीर के बाद मेरे प्यारे बच्चों जो अगला मुगल बादशाह है उसका नाम है शाहजहां। तो नंबर 5 पर यही मुगल बादशाह आते हैं शाहजहां। इनका जो शासनकाल आएगा वो 1627 से 1658 तक मान लिया जाता है। और शाहजहां पर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए नज़र डालते हैं। सबसे पहला आप याद करिए इनके बचपन का नाम। तो इनके बचपन का नाम जो है वो है खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम। अब देखिए, शाहजहां की जो बेगम है, कौन है? बेगम, या हम जिन्हें जिस नाम से जानते हैं वो है मुमताज महल। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? मुमताज महल। वैसे इनका जो असली नाम आता है वो अर्जुमानंद बानो बेगम है, लेकिन हम इन्हें मुमताज महल के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, मुमताज महल की याद में इन्होंने क्या बनवाया? ताजमहल। तो मुमताज की याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया, और ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर ये स्थित है ताजमहल, या यमुना नदी के किनारे है। और इसके अलावा आपसे पूछते हैं ये किससे बना हुआ है? तो आप बताएंगे सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना है। और जो सफ़ेद संगमरमर का पत्थर है ये कहाँ से आया था? तो राजस्थान में मकराना है। तो मकराना से आया। तो राजस्थान का जो मकराना है वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और इस ताजमहल के जो प्रमुख वास्तुकार थे, जो प्रमुख स्थापत्य थे, उनका नाम आ जाता है उस्ताद अहमद लाहौरी। तो
इन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में 20 सालों तक बना ये ताजमहल है। तो 20 साल लगे इस ताजमहल को बनने में लगभग। तो ताजमहल मुमताज की याद में बना है, आगरा में है, यमुना नदी के किनारे है, सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना है। प्रमुख वास्तुकार जो रहा वो उस्ताद अहमद लाहौरी है। इसके अलावा देखिए शाहजहां ने क्या क्या बनवाया है। एक, इन्होंने बनवाया दिल्ली का लाल किला। क्या बनवाया? दिल्ली का लाल किला। एक, इन्होंने क्या बनवाया? ताजमहल। एक, इन्होंने बनवाया दिल्ली की जामा मस्जिद। क्या बनवाई? दिल्ली की जामा मस्जिद। एक, इन्होंने बनवाए आगरा की मोती मस्जिद। एक, इन्होंने बनवाया मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए ताउस भी कहते हैं। तो देखो, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और मयूर सिंहासन, ये सब शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां ने बनवाए हैं। जबकि देखिए, अगर हम अकबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम अकबर की बात करें तो देखो, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दिल्ली का लाल किला पूछे तो शाहजहां, अगर आपसे पूछे आगरा का लाल किला तो मेरे प्यारे बच्चों, आगरा का लाल किला आ जाएगा अकबर। ठीक है, अब आगे देखिए, इन्होंने फतेहपुर शहर या फतेहपुर नगरी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या क्या बनवाया? देखो, फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने पंचमहल बनवाया। फतेहपुर सीकरी में ही इन्होंने इबादत खाना बनवाया, है ना। एक, इन्होंने बुलंद दरवाजा भी बनवाया था, याद रखिए। क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। अगर आपसे पूछते हैं इबादत खाना और पंचमहल कहाँ है, तो आप बता देंगे फतेहपुर सीकरी में है, जिसकी स्थापना अकबर ने की थी। और बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? ये भी अकबर ने ही बनवाया था। अच्छा, बुलंद दरवाजा, ठीक है। इबादत खाना क्या है? तो देखिए, इबादत खाना यहाँ पर धर्म की चर्चाएं होती थी। किसकी होती थी? धर्म की चर्चा। क्योंकि इस बुलंद दरवाजे, ये जो इबादत खाना है, इस इबादत खाना में सभी धर्म के गुरु आते थे और चर्चाएं होती थी। तो ये एक प्रकार से प्रार्थना का स्थान था, या धर्म की यहाँ पे चर्चा की जाती थी, है ना, इबादत खाने में। तो बुलंद दरवाजा भी अकबर ने बनवाया। इसके अलावा देखिए, एक आप ये याद कर सकते हैं, ये जो शाहजहां है, शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लेकर आया। तो दिल्ली लेकर आने वाला राजधानी मुगल बादशाह कौन था? तो शाहजहां एक मुगल बादशाह था। आपसे इनकी मकबरा पूछे तो आप बता देंगे इनका जो मकबरा है वो आ जाता है आगरा में, है ना। तो मुमताज महल का मकबरा भी, या उनकी जो कब्र है वो भी आगरा में है, और शाहजहां का जो मकबरा है वो भी आगरा में है। आइए हम अगला मुगल बादशाह देखते हैं, जिसका नाम है औरंगजेब। और ये छठे मुगल बादशाह हैं। पहले बाबर, हुमायूं, है ना, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। ठीक है, देखिए, शाहजहां जो थे मुगल बादशाह, उनके जो पुत्र थे, जैसे औरंगजेब उनका पुत्र है। दारा सिखो, आपने एक नाम सुना होगा, दारा सिखो। कहते हैं कि शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुए कि अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा शाहजहां के बाद, क्योंकि शाहजहां बीमार होने लगे थे, है ना। तो शाहजहां के बाद अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा, इनको लेकर इनके भाइयों में, है ना, मतलब औरंगजेब और औरंगजेब का जो भाई है दारा सिखो, तो कहने मतलब शाहजहां के पुत्रों के बीच में
उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध शुरू हुए, जैसे एक सामूगढ़ का युद्ध है, धर्मत का युद्ध है, ये इन सभी आपस भाइयों में युद्ध हुए, है ना, जिसमें जीत किसकी हुई? औरंगजेब की जीत हुई और औरंगजेब अगला मुगल बादशाह बन जाता है। तो देखिए औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने अपने पिता को ही कैद कर लिया, है ना। तो औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां। तो शाहजहां को इन्होंने कैद कर लिया। तो आपसे पूछ लेते हैं, बताइए वह मुगल बादशाह कौन है जिसने अपने पिता को कैद किया? तो बताएंगे औरंगजेब। इसके अलावा देखिए आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि बताइए जिंदा पीर के नाम से कौन जाने जाता है? बताएंगे औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर, है ना। इसके अलावा देखिए ये जो औरंगजेब है, अगर आपसे औरंगजेब का मकबरा पूछे, है ना, तो औरंगजेब का मकबरा बता देंगे औरंगाबाद में। अगर औरंगाबाद ऑप्शन नहीं हो तो फिर आप कर सकते हैं दौलताबाद, है ना। तो ये जो दौलताबाद या जो औरंगाबाद है, यहाँ पर औरंगजेब का मकबरा है। लेकिन देखिए औरंगजेब की जो बेगम है, इनकी बेगम का मकबरा है जिसे भारतीय इतिहास में बीबी का मकबरा कहते हैं। और ये जो बीबी का मकबरा है ये औरंगाबाद में है, ठीक है। तो बीबी का मकबरा ये औरंगजेब की बेगम का है और ये औरंगाबाद में स्थित है। इसके अलावा देखिए कहते हैं कि औरंगजेब ने ही अपने शासनकाल में संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, है ना। इसके अलावा देखिए आपसे ये पूछ रहे थे कि सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में ही सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। देखिए अब तक हमने जो पढ़े हैं वो 6 महत्वपूर्ण मुगल बादशाह थे, है ना, बाबर से लेकर औरंगजेब तक। लेकिन औरंगजेब की जो मृत्यु है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाएगी। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी तो कहते हैं कि जितने कि मुगल बादशाहों की शक्ति कमजोर होने लगी। तो इनके औरंगजेब के बाद जितने मुगल बादशाह आए वो इतने ताकतवर नहीं रहे, या मुगल बादशाहों की शक्ति कमजोर होने लगी। तो देखिए इन्हीं के बीच में एक मुगल बादशाह आते हैं जिनका नाम है मोहम्मद शाह। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? मोहम्मद शाह एक मुगल बादशाह थे। इनके समय 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? करनाल का। और ये करनाल का युद्ध एक मुगल बादशाह जिसका नाम है मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुआ, नादिर शाह के बीच में, है ना। तो जीत किसकी हुई? तो जीत हुई नादिर शाह की। और नादिर शाह कहाँ से आया था? ईरान से। तो ईरान से आने वाला आक्रमणकारी नादिर शाह ने मोहम्मद शाह जो एक मुगल बादशाह था उसको हराया। कब हराया? 1739 में करनाल के युद्ध में। और नादिर शाह जब इस युद्ध को जीता तो भारत से कोहिनूर का हीरा, भारत से कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन दोनों उठाकर ले गया, ठीक है। और अगर हम बात करें, देखिए अब अंतिम बादशाह, तो मुगलों का जो अंतिम बादशाह रहा है उसका नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ये मुगलों का अंतिम बादशाह है। और इनका जो मकबरा है वो मकबरा है रंगून में। और रंगून जो है मेरे प्यारे बच्चों ये बर्मा में स्थित है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी SK बुक्स और SK कोचिंग सेंटर के एडिटिंग और टीचिंग स्टाफ से हूँ। दोस्तों जो विद्यार्थी MR की तैयारी कर रहा है उनके लिए SK बुक्स पब्लिकेशन लेकर आया है ये गाइड है, साथ ही ये पेपर सेट है, अभ्यास पेपर सेट है, जिसमें आपको 57 पेपर्स आपको एग्जाम के लिए मिलेंगे। बात करें दोस्तों MR भर्ती के बारे में, संपूर्ण जानकारी के लिए आप ये QR कोड दे रखा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये QR कोड आप स्कैन करें और कंप्लीट जो MR भर्ती से संबंधित जानकारी है
वो आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एमआर भर्ती के बारे में हम बात करें तो एमआर जो भर्ती है ये पहली बार 2 स्टेजेस में हो रही है। पहले ये 1 स्टेज में होती थी, लेकिन अब की बार से ये भर्ती 2 स्टेजेस में हो रही है। स्टेज फर्स्ट के लिए जो स्टेज फर्स्ट है वो MRI नेट के माध्यम से हो रहा है, यानी कि MR इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। जो ये टेस्ट होगा वो CBT के माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें आपको मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस होगा, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस से 25 क्वेश्चन, साथ ही जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों ही पार्टों में आपको पास होना जरूरी है। उसी आधार पर, उसी जो सिलेबस और पैटर्न के आधार पर ये गाइड को बनाया गया है। इस गाइड के अंदर आपको 4 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, 4 मॉडल पेपर्स मिलेंगे और साथ ही उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसमें QR कोड दे रखा है हर मॉडल पेपर के सामने, आप QR कोड स्कैन करें और कंप्लीट उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें जो MR की जो पहले भर्तियाँ होती थी उनके क्वेश्चनों का, साथ ही जो सामान्य स्तर की जो परीक्षाएं होती है उनके क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया गया है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों ही गाइड्स को, ये गाइड है और ये पेपर सेट है, इनको लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अनुसार हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उनके द्वारा बनाया गया है। क्योंकि डिफेंस क्षेत्र में हमारी संस्थान को बुक प्रकाशन करने का लगभग 50 वर्षों का अनुभव है। उसी अनुभव के आधार पर ये गाइड तैयार की गई है और ये पेपर सेट तैयार किया गया है, जिसमें आपको 57 पेपर्स मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी आसानी के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अगर हम देखें तो आर्मी NER-GD का जो एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल माह में, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें लगभग 85 से 95% क्वेश्चन हमारी SK बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। हमारा कोचिंग सेंटर है नांगल नूनिया हरियाणा में, वहाँ आप कोचिंग कर सकते हैं। वहाँ हॉस्टल सुविधा भी है। एक्सपर्ट टीम द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9812015967। ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा कोचिंग सेंटर के। आप अधिक जानकारी के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।